आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 10 अगस्त के करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। तो ये सारे चीजें हम देखेंगे एक एक एवरीथिंग। ओके, तो सबसे पहले तो फिजिक्स ऑफ प्रेशर। लेकिन हमारी फ्रीडम सेल शुरू हो गई है दोस्तों। कूपन कोड आपको यूज करना है आज़ादी। सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो। लक्ष्य बैच जो हमने 10,000 का लॉन्च किया है 1 साल के लिए, आंसर राइटिंग कोर्स, और हमारा 10,000 MCQ का कोर्स। ठीक है, देखिए जितनी भी चीज़ें हैं ना, हम आंसर राइटिंग का कोर्स तो चला ही रहे हैं, साथ ही साथ जो भी ये देख रहे हैं ना वो आंसर राइटिंग के हिसाब से ही है। तो साइंस एंड टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया पे जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे जब फोर्स आप अप्लाई करोगे तो उसके वहां पे प्रेशर जनरेट होगा, राइट। अब हर जगह प्रेशर होता है, वाटर में भी होता है, एयर में भी होता है, हमारी बॉडी में होता है। एयर प्रेशर क्या होता है भाई? एयर में क्या होते हैं? गैसेस। गैसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स। तो बिलियंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर, जो फोर्स अप्लाई करते हैं, उन्हीं को ही हम एयर प्रेशर कहते हैं। ठीक है ना। तो जैसा प्रेशर कुकर होता है, हमारा खाना बनता है ना प्रेशर कुकर में, ठीक है, तो क्या करता है वो अंदर के खाने पे प्रेशर अप्लाई करता है, मॉइस्चर बाहर निकाल देता है। तो एयर मॉलिक्यूल्स की ही एनर्जी को वो यूज करता है कुकिंग के लिए। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जितना प्रेशर, देखिए जैसे आपने कील देखी होगी, कील वो कहीं पे भी ठोक दीजिए ठुक जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जितना कम एरिया होगा उतना शानदार प्रेशर होगा, और जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा उतना कम प्रेशर होगा। जैसे जो टायर है ना ट्रक के, वो बहुत बड़े बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर बहुत छोटे बना दीजिए तो फट जाएगा टायर, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर। समझ रहे हो? सो इसीलिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और इसको हम फोर्स को न्यूटन में नापते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर में नापते हैं, और प्रेशर का जो यूनिट होता है वो पास्कल होता है, राइट। तो ये चीजें हैं हमारे। आप ये समझिए कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लगभग 1,00,000 पास्कल के, मतलब आप ये समझिए कि जो 100 स्मॉल एप्पल्स अगर आपके हाथ में रख दिए जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा होता है। ब्लड प्रेशर, भाई ब्लड आपका लगातार सर्कुलेट कर रहा है, तो ब्लड प्रेशर जो है 120/80 होता है। 80 से नीचे नहीं जाना, 120 से ऊपर नहीं जाना। ठीक है ना, मतलब ये हिसाब किताब रहता है। तो 120 और 80 के बीच में हो तो ये बहुत सही है, और अगर इससे ज्यादा होगा तो यानी कि ज्यादा ब्लड प्रेशर है। ठीक है ना, आपकी आर्टरीज जो है वो ज्यादा मेहनत कर रही है और ज्यादा प्रेशर है उन पे। ओके, तो जो मरकरी आपकी ब्लड प्रेशर में यूज होता है ना, वही सही हम दिखाते हैं कि किस तरीके से व्हाट इज द प्रेशर। और हर जगह इसकी एप्लीकेशन है, व्हीकल्स से लेकर क्लाउड, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड तक, घर में जो हम प्रेशर कुकर यूज करते हैं। अब हम गंगा नदी की बात कर लेते हैं। सीज्मिक इवेंट और जियोलॉजिकल इम्पैक्ट। देखिए जो गंगा नदी है, आपको पता है कि सबसे पुरानी नदी है हमारी, और बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसने गंगा रिवर को रीडायरेक्ट कर दिया। ये नई स्टडी ने बताया है। 7 और 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप। वैसे आज ही मैंने एक लेक्चर कवर किया, मेगा क्वेक, जाहिर सी बात है करंट अफेयर में भी कल तक आ जाएगा। जापान ने बोला है कि इतने ही मैग्नीट्यूड का एक भयानक भूकंप आने वाला है, तो आप जरूर देखिएगा। तो 2500 साल पहले ये हुआ था, राइट, यानी कि 500 BC। तो गंगा रिवर ने अपना कोर्स पूरी तरीके से चेंज कर लिया। अब देखिए ये जो मेन चैनल है, बांग्लादेश में गंगा नदी आज इसी वजह से ही बहती है। ठीक है ना। तो एक तरीके से ये समझिए, ये बहुत खूबसूरत गंगा नदी, मतलब वैसे तो आपको बता दूं कि भागीरथी और अलकनंदा जब कर्णप्रयाग में मिलते हैं तब हमारी गंगा बनती है। ठीक है ना, बहुत ही खूबसूरत। जब आप 4 धाम जाएंगे तो मिलते हुए आप बाकायदा देखेंगे उसे। तो ज्योग्राफिकल फाइंडिंग सही है कि एक हमको पुराना गंगा का चैनल मिला है। ठीक है ना, सैटेलाइट से ये सब चीजें देखी जाती हैं, और ये 100 किलोमीटर ढाका के साउथ में है, जो कि अभी करंट कोर्स है ना एकदम उसके पैरेलल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 1.5 किलोमीटर ये चौड़ा है, और लगभग 100 किलोमीटर जो है इसका स्ट्रेच है, राइट। और कई बार जैसे इट इज यूज फॉर राइस कल्टीवेशन, जो आज भी गंगा नदी को राइस कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है। राइस में बहुत ज्यादा चावल में पानी लगता है। तो बेसिकली भूकंप आया और नदी का डायरेक्शन ही बदल गया। तो 2018 में साइंटिस्ट ने सीजमाइट्स, अब ये क्या है?
मान लीजिए भूकंप आया, बहुत तेज भूकंप आया, तो भूकंप जब आता है धरती हिलती है, टुकड़े टूटते हैं, बिल्डिंग की, आज तो बिल्डिंग बड़ी बड़ी है वो टूट जाएगी, नहीं तो जो भी स्ट्रक्चर होगा, बड़ा पत्थर होगा वो टूटेगा। तो उसके स्ट्रक्चर्स को हम सीजमाइट्स कहते हैं, जो सीज्मिक एक्टिविटी से सेडिमेंट्री डिपॉजिट होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमको मिला। भाई आप कहीं जा रहे हो और एक एकदम मलबा मिले आपको, तो आप ये बोलोगे ना कि हाँ यहाँ पे कभी बिल्डिंग रही होगी। केमिकल एनालिसिस ने बताया है कि 7 से 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था आज से 2500 साल पहले, ठीक है ना। और सबडक्शन जोन, आपको पता है कि जो हमारी पूरी धरती है 16 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो एक दूसरे के पास आती हैं और एक दूसरे से दूर जाती हैं। जब वो एक दूसरे से पास आएंगी, एक प्लेट दूसरे के अंदर घुस जाएंगे, उसको कहेंगे सबडक्शन। सबसे खतरनाक इसी वजह से भूकंप आता है, जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है गड्ढा हो जाता है, और जब एक दूसरे से फ्रिक्शन करके पैरेलली दोनों टकराती हैं तो उसको ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्री बोला जाता है, राइट। ये चीज़ है। तो नेचर कम्युनिकेशन में स्टडी को पब्लिश किया है और यही बोला है कि ज्योग्राफी हमारी चेंज होती रहती है और आगे भी जो भी सीज्मिक एक्टिविटीज होंगी, जो भूकंप आएंगे, वो हमारी ज्योग्राफी को चेंज करेंगे। समझ रहे हो? तो इट इज़ वेरी क्रूशियल ये जो हुआ है गंगा रिवर को और उसकी एक्टिविटी को समझने के लिए। तो नदियाँ अपना कोर्स बदलती रहती हैं, बहुत ही कॉमन है। भाई कोसी नदी, आप खटिया पे सो रहे हैं, आपके नीचे से नदी बहने लगेगी। सौरो ऑफ बिहार जिसको बोला जाता है, अपना रास्ता ही बदल लेती है ना वो, ठीक है ना। और कई बार ये भूकंप की वजह से ये हालांकि बहुत पहले हुआ, बहुत सारे डेल्टा इसकी वजह से बनते हैं। तो हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, इंडस और गंगा। गंगा वहां से ओरिजिनेट होती है और आपको पता है कि फिर आगे जाके जब बांग्लादेश में जाती है तो ब्रह्मपुत्र से इमर्ज होती है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। अमेजॉन रिवर सिस्टम के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। 2016 में एक स्टडी माइकल स्टेकलर ने शुरू की थी, ये को ऑथर है जो अभी स्टडी हुई है। उन्होंने बोला कि जो सीज्मिक जोन्स है ना, वो लगातार स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं। जो 2500 साल पहले भूकंप आया था, वैसा ही भूकंप इस समय भी आ सकता है। तो लगभग 14 करोड़ लोग पोटेंशियली इंपैक्ट हो सकते हैं। गूगल बंद हो जाएगा, ये देखना पड़ेगा गुरु। एंटी ट्रस्ट लॉबी पेपर 1 और पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 110% सवाल आएगा। अभी हमने जब आंसर राइटिंग में ये करवाया था तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस भी किया था। तो AIDIF, अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन, इंडियन स्टार्टअप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने कंप्लेन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ लॉन्च की है, गूगल के खिलाफ। बोला है कि भैया एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस जो हैं एडवर्टाइजिंग सेक्टर में ये कर रहे हैं। तो भारत और जो ग्लोबल टेक जायंट्स हैं, इनमें दुश्मनी जो है वो साफ साफ दिखाई दे रही है। अब AIDIF कहती है कि जो गूगल का कंट्रोल है वो सबसे बड़ा है पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। गूगल इज लाइक डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को गूगल कंट्रोल करता है। गूगल बाबा पे पूरा भारत चल रहा है और बहुत सारे जिनका अमेरिका पे डिपेंडेंस है। चाइना ने अमेरिका पे डिपेंडेंस नहीं, गूगल पे डिपेंडेंस उनका नहीं है। तो इनका ये जो एडवर्टाइजिंग है, 97% जो इनका रेवेन्यू यहीं से ही आता है। अब भाई जाहिर सी बात है कि जैसे मान लीजिए कि मेरी कंपनी है और गूगल को किसी ने बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया, मैंने अपनी कंपनी डाली, मैंने अपना प्रोडक्ट डाला, लेकिन जो इस कंपनी ने गूगल को ज़्यादा पैसा दिया, गूगल उसका पहले ऐड दिखाएगा। मेरा पता नहीं कब ऐड आए या कौन से पेज पे ऐड आए या आए भी ना आए, अगर मैंने गूगल को पैसे नहीं दिए। तो एक तरीके से ये ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसकी वजह से कंपटीशन और भारतीय जो उद्योग है उसको नुकसान पहुंचता है। तो यही है कि जो गूगल की प्रैक्टिसेस हैं, इससे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हायर होती जा रही है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। और कंपटीटर जो हैं गूगल के खत्म होते जा रहे हैं, स्पेशली इंडियन स्टार्टअप्स। और पर्टिकुलरली अगर हम गूगल की बात करें तो ये मोनोपोली जो है वो इस्टेब्लिश कर रही हैं। तो एड रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से गूगल काम करता है। गूगल एड रैंकिंग सिस्टम, जहां पे एडवर्टाइजर जो है वो हर एड प्लेसमेंट के लिए बिड करते हैं, वो पैसा देते हैं, राइट। तो AIDIF ये बता रही है कि ये ब्लैक बॉक्स है जो कि प्राइजेस को इन्फ्लेट कर देता है, क्योंकि गूगल जो है वो कॉम्पिटिटर को ट्रेडमार्क कीवर्ड्स, जैसे मान लीजिए कोई भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी शेयर मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, तो गूगल जो है उन पर्टिकुलर कंपनी जो ट्रेड में डील करती हैं, है ना, उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो कंपटीटर उस हिसाब से इसमें ट्रेड करेंगे। तो इसकी वजह से एक बिडिंग वॉर जो है वो शुरू हो जाती है, जो गूगल को, भाई जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा पैसा गूगल को ही मिलेगा। ओके, सेल्फ प्रेफरेंसिंग। गूगल, अब AIDF ने यह भी आरोप लगाया है कि खुद की सर्विस गूगल सबसे ज्यादा प्रमोट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट एक्सेस और स्मॉलर फर्म्स को दिक्कत होती है। गूगल प्ले स्टोर गूगल का प्रोडक्ट है, और अब मान लीजिए मैंने अपना प्ले स्टोर निकाला तो गूगल अपने प्ले स्टोर को सबसे पहले लगाएगा
उसके बाद प्राइवेसी सैंडबॉक्स इनिशिएटिव, सबसे ज्यादा दिक्कत की बात है जो इनका ये इनिशिएटिव है, जिसमें थर्ड पार्टी कुकीज क्या होती है, आपकी क्रेडेंशियल्स को वो ओन करती हैं, ताकि जब भी आप उस वेबसाइट पे जाएं आप ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएं। तो क्रोम ब्राउजर से वो कुकी खत्म हो जाएगी, आप समझ रहे हो, जिसकी वजह से जो नॉन गूगल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है वो ऐड नहीं चला पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। तो ब्रॉडर इम्प्लीकेशन यही है, अभी जो डिजिटल कंपटीशन बिल 2024 में आया है तो उसके साथ एक कोइंसाइड कर रहा है, और वही है कि जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस अब नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना। तो जैसे अब यूरोपियन रेगुलेशंस, यूरोप में भी ऐसे लॉ आए हैं जिससे गूगल को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो ऐसा ही होगा। मैनुअल स्कैवेंजिंग सर्वे, बेजवाड़ा विल्सन का नाम किसने सुना है, हीरो ऑफ इंडिया, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ, पेपर 1 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। सो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेजिस्लेशन है। मैनुअल स्कैवेंजर्स कौन होते हैं, जो आपके यहाँ जो नाले की सफाई करते हैं, जो सुसु पॉटी की सफाई करते हैं, ठीक है ना, ये होते हैं, राइट। सेक्शन 2D एंड 2G ऑफ द एक्ट, इसके तहत ये आप देख सकते हैं मैनुअल स्कैवेंजर, और कई बार इनकी जानें चली जाती हैं नाला साफ करते हुए, गटर साफ करते हुए। सबसे बड़ी बात ये है कि 97% ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजर्स आर दलित्स, 36% वायलेंस दे एक्सपीरियंस, 50% अनटचेबिलिटी, इनको कोई छूता नहीं है, समझ रहे हो। और यहां पे बेंगलुरु में सबसे ज्यादा 1424 हर दिन मैनुअल स्कैवेंजर्स काम करते हैं। यूपी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मैनुअल स्कैवेंजर हमको देखने को मिलते हैं। बहुत सारी मौतें होती हैं, ठीक है। 2019 से लेकर 2022 तक देख सकते हैं सेप्टिक टैंक्स जिसमें जहरीली गैसेस निकलती हैं, तो कितनी कितनी मौतें हुई हैं, राइट। कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है, बस मौत होगी तो होगी, क्या ही फर्क पड़ता है। हमारी गंदगी को साफ कर रहे हैं और हम ही उनको नहीं छू रहे हैं, क्या बात है, हम गंदगी फैला रहे हैं, इनको तो पूजना चाहिए बल्कि। तो ये वो इंडिविजुअल हैं जो कि पब्लिक या प्राइवेट कोई भी एंटिटी जो है इनको एम्प्लॉय करती है, इनको नौकरी देती है, ताकि जो हम सुसु पॉटी करते हैं ना, जो लैट्रीन, ओपन ड्रेन, पिट, गटर, उसको साफ करने के लिए, आप समझ रहे हो। तो हजार्डस क्लीनिंग है ये। कई बार बोला गया है कि रोबोट्स को लगा लीजिए या कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी जो है उसको इंटीग्रेट करिए ताकि ये चीज ना हो, क्योंकि ये बहुत ही रिग्रेसिव काम है, आप समझ रहे हो। और अगर ये जा रहे हैं तो क्लीनिंग डिवाइसेस दीजिए, प्रोटेक्टिव गियर, सेफ्टी प्रिकॉशंस होने चाहिए, वरना ये मरेंगे। 31 जुलाई 2024 तक 766 डिस्ट्रिक्ट में से 732 में इन्होंने कहा, मतलब दे आर फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, समझ रहे हो। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, सरकार ने 371 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं ताकि छोटे शहरों में और ज्यादा हम इंप्रूव कर सके मैनुअल स्कैवेंजिंग को। मैनुअल मतलब एक तरीके से हटा ही सके। 5000 सेप्टिक टैंक व्हीकल्स, 1100 हाइड्रोवैक मशीन्स और 1000 डीसिल्टिंग मशीन्स अगर रिप्लेस कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन बदले में इनको हम कॉम्पनसेट भी करें। अर्बन लोकल बॉडीज को, यानी कि जो हमारे नगर निगम है, उसको यही बोला गया है कि BIS 2470 स्टैंडर्ड के सेप्टिक टैंक्स जो है वो आप लगाएं। और एडवाइजरी इशू की गई है कि जो सेफ्टी गियर्स है वर्कर्स को वो भी दिए जाएं, पब्लिक अवेयरनेस फैलाई जाए। जैसे हम भी जो बता रहे हैं वो पब्लिक अवेयरनेस है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री रामदास अठावले ने एक लोकसभा को रिप्लाई लिखा था, ये इंफॉर्मेशन इसमें दी थी। आखिरी, स्कीम फॉर फार्मर्स, पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट। तो सरकार ने बहुत सारी स्कीम जो हैं किसानों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए इंप्लीमेंट कर रही हैं। कुछ की इनिशिएटिव की अगर बात करते हैं, जैसे ये भी रिप्लाई दिया यहाँ पे जो रामनाथ ठाकुर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर। जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं वो कौन है, मामा, यस, शिवराज सिंह चौहान। तो ये प्राइस सपोर्ट स्कीम अंडर PM आशा, सबसे बड़ी बात, आशा में सबसे ज्यादा फायदा औरतों को हुआ है। तो एक तरीके से ऑयल सीड्स, पल्सेस या कॉपरा आप MSP पे ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि जो मार्केट प्राइस है वो MSP से नीचे चला गया, तब भी आप MSP पे उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज इसको इंप्लीमेंट कर रही है। उसके बाद सबसे सफल स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि 2016 में खारीफ क्रॉप्स के लिए लॉन्च की गई थी। इसमें आपको एश्योरेंस मिलता है किसानों को, अगर मान लीजिए लॉस हुआ, ड्रॉट आया, फ्लड आया, तो आप इंश्योर्ड हैं, आपको बहुत ही कम प्रीमियम देना होगा और बदले में आपको सारा पैसा मिल जाएगा। फिर PM किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें 6000 हर साल
6,000 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू यहां पे किसान के खाते में जाते हैं। तो अभी तक 3,24,000 करोड़ जो है वो ट्रांसफर कर दिए गए 11 करोड़ किसानों को। फिर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये स्मॉल और भारत में 85% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है जिनको 3,000 की मंथली पेंशन मिलती है 60 साल जब हो जाएंगे, ठीक है ना। फार्मर्स हर महीने कुछ ना कुछ इस मंथली पेंशन स्कीम में डालता रहता है। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, 1 लाख करोड़ 2025-26 तक एग्रीकल्चर में इतना पैसा जाएगा, एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा और आत्मनिर्भर कैंपेन का ये हिस्सा है। तो ये बेसिकली लोन देती है, ठीक है ना, कर्ज देती है एग्रीकल्चर को लॉन्ग टर्म, और बहुत ही कम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रहता है। 10,000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, 2020 में इसको लॉन्च किया गया था और इसमें जो 10,000 FPOs है उसको बनाया जाएगा, लगभग 6,500 करोड़ का 6,865 करोड़ का एलोकेशन है। नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसको लॉन्च किया गया था, क्योंकि अगेन ये बहुत ही इसका प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़िया, फ्यूचर बहुत बढ़िया है। तो जो हमारी मधुमक्खियां उनसे शहद निकलता है, तो हनी बी प्रोडक्शन जो है उसको और ज्यादा किया जा सके। तो हनी टेस्टिंग लैब से लेकर मधु क्रांति तक रजिस्ट्रेशन ऑफ बी कीपर मधु क्रांति पोर्टल पे रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है ना। फिर NMEO ऑयल पाम जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था, पाम ऑयल कल्टीवेशन स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और अंडमान निकोबार आइलैंड में इसको बढ़ाया जाएगा। नमो ड्रोन दीदी, इसमें दीदी हैं तो वुमेन्स को पर्टिकुलरली बहुत ही ज्यादा मदद की जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। आप आसानी से ड्रोन परचेस कर सकते हैं, रेंटल सर्विसेज आप फार्मर्स को दे सकते हैं एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। ड्रोन से आप फर्टिलाइजर से लेकर पेस्टिसाइड तक सब अपने खेतों में डाल सकते हैं। तो एक तरीके से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। तो एक तरीके से ये इनिशिएटिव वो हैं जो सरकार का कमिटमेंट दिखाते हैं किसानों की मदद करने के लिए। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी हमारी से लाइव है 10,000 MCQ का जो कोर्स है वो कल से शुरू होगा। थैंक यू सो मच।